चलिए भाई, ये आप देख सकते हैं कि कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने देखा था, है ना। और उसके बेस पे कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं जिसको वापस से ऐड करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि भाई इनको हम अलाउ नहीं करते, ये खर्चा आपने माइनस कर दिया उसको वापस से ऐड करो। और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी आपको अलाउ करती है कि कुछ ऐसे इनकम जो आपके बिजनेस के इनकम नहीं थे उसको आपने ले लिया है तो उसको आप हटा भी सकते हो। ये चीज़ें हमने कल देखा था। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, उसके बेस पे फॉर्मेट को आज समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मेट को यहाँ पे शॉर्ट में आपको दिया है, जो चैप्टर में आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। अभी आपको समझ में आएगा कल की क्लास समझ में आने के बाद, और जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे क्लास में उनको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा उनको एफर्ट ज़्यादा डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंपली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो टैक्सेबल इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट। जो कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और उसमें जो लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था उसको सबसे पहले हमको यहाँ पे डाल देना है उठा के, ठीक है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें जो लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है, ये नेट प्रॉफिट, उसको उठा के आपको यहाँ पे डालना है, ठीक। सवाल में दिए रहेगा। तो नेट प्रॉफिट और लॉस shown by the profit and loss account or income expenditure account prepared by the excessive from accounting point of view। चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे नेट लॉस हो, चाहे सरप्लस हो, जो कहाँ से आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ठीक है। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बताया था कल आपको, प्रोफेशनल्स बनाते हैं तो उनके लिए ये चीज़ क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट सरप्लस की तरह रहेगा, ठीक। तो उनके केस में सरप्लस उठा के लाओगे और कुछ नहीं है। बाकी जो बेसिक रूल है वैसे ही चलेगा, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को ही हमको कंसिडर करना है। जो हमारा काम है उसी से रिलेटेड चीज़ों को हमको कंसिडर करना है, बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करना है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले उठा के हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हमको ऐड करना है दिस अलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कल मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, ठीक है। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा 8,000 रुपीज़। मैं फिर से एक बार थोड़ा बता दे रहा हूँ। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आया 8,000 रुपीज़, और इसके बाद यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाले। एक एक्सपेंसेस था मान लो 1,000 रुपीज़ का, एक एक्सपेंसेस था 200 रुपये का, एक एक्सपेंसेस था आपका 500 रुपीज़ का, ठीक है। अब मान लो ये जो 500 वाला रुपीज़ का जो एक्सपेंसेस वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने सैलरी पे किया है 500 रुपये अपने रिलेटिव को, तो रिलेटिव तो मेरा काम करता नहीं है, मैं उसको कैसे सैलरी पे कर दूंगा। तो क्या ये मेरा खर्चा है, बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं है। मैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, नेट प्रॉफिट कम दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, जो कि लीगल नहीं है और इसको इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। इसीलिए इनकम टैक्स बोलता है कि भाई आपने 500 रुपये क्या किया है, फालतू का आपने एक्सपेंसेस दिखा के माइनस किया है। अगर मैं 500 यहाँ पे सभी चीज़ को माइनस कर देता हूँ, 8,000 माइनस 1,000 माइनस 200 माइनस 500, मतलब 1,700 माइनस हो जाएगा और मेरा नेट प्रॉफिट कितना दिखाएगा, 6,300 मेरा नेट प्रॉफिट दिखाएगा। तो मुझे 6,300 पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना होगा। अब ये 6,300 पे 500 भी माइनस हो गया, जिसका रिलेशन मेरे बिजनेस से था ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये 500 रुपये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसको मैं अलाउ नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से क्या है, ये डिसअलाउड है। तो 500 को आप क्या करो, नेट प्रॉफिट में वापस से ऐड करो, ठीक है। तो 6,300 नहीं है आपका नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट क्या है, 6,700 होगा, और मैं 6,700 पे टैक्स लूँगा, ये गवर्नमेंट बोलता है, ठीक। यही बात मैं समझाना चाह रहा था आपको कल। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है फॉर्मेट में। You have to add those items which are not allowed by income tax department as an expenses, as an business expenses।
बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं मानता उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और आपने उसको लेस करके रखा हुआ ऑलरेडी, तो उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी, तो अभी पूरा लिस्ट आपके सामने आगे आएगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों को हमको वापस से ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा आप ऐड करते हो डिम्ड इनकम विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। डिम्ड इनकम मतलब ऐसे इनकम जो लग रहे हैं कि बिजनेस से रिलेटेड है, और आपने जानबूझ के यहाँ पे इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में नहीं दिखाया है। कहाँ पे नहीं दिखाया आपने, क्रेडिट साइड में नहीं दिखाया है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल किया था, मेरा मान लो नोटबुक बनाने की कंपनी है, जहाँ पे फैक्ट्री है मेरी, यहाँ पे नोटबुक बनता है, तो नोटबुक को बेचने से मुझे इनकम हो रहा है। या मान लो ऐसी इनकम जो नोटबुक ख़राब हो गई, उसको मैंने कबाड़ी में बेच दिया, तो उससे भी मुझे कुछ पैसा आ गया, तो उसको मान लो मैंने यहाँ क्रेडिट साइड नहीं दिखाया है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई वो भी तुम्हारी इनकम है, उसको भी आप दिखाओ क्रेडिट साइड। तो मान लो मैंने सेल किया और मुझे रिसीव हुआ कुछ पैसा, सपोज 500 रुपीज़ खराब नोटबुक को बेचने से मेरे पास आ गया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज माई बिजनेस इनकम। तो मैं 8000 दिखा रहा था, बल्कि मेरा एक्चुअल इनकम क्या होगा, 8500। तो ये बोलता है कि ऐसी इनकम को मत छुपाओ जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये 500 और यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए इनकम को दिखा ही नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे दिखाना चाहिए। तो मेरा इनकम कितना हो जाएगा, 8500। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हम उसको इनकम मान लेंगे, दैट इज डिम्ड इनकम, और उसको आपको दिखाना पड़ेगा अपने बुक में, आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। ये हो गया ऐड करने वाले आइटम। ये दोनों क्या है, ऐड करने वाले आइटम है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस जिसको आपने लेस कर दिया था उसको वापस ऐड करो, और डिम्ड इनकम जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था उसको आप रिकॉर्ड करो, उसको भी इनकम में डालो। लेस करने के लिए हमको भी कुछ फैसिलिटी दिया हुआ है। अलाउड एक्सपेंसेस एंड अलाउंसेस विच आर नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होली और पार्टली, फॉर इंस्टेंस डेप्रिशिएशन। डेप्री का एग्जाम्पल दिया है। देखिए कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं हम लोग वाकई में लिखना ही भूल जाते हैं। भाई हमने यहाँ 5 रुपये एक्स्ट्रा दिखाया था, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोला नहीं भाई उसको आप जोड़ो वापस से, है ना, वो आप उसमें डिडक्शन नहीं ले सकते, इसको आप नहीं घटा सकते, ये आपका एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है। लेकिन बहुत बार कुछ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखना भूल जाते हैं, तो उसको उनको अलाउ करता है कि अब आप क्या कर लो, उसको लेस कर लो। पहले आप लेस करने के लिए भूल गए थे, जैसे मान लो डेप्रिशिएशन है, ठीक है, जिस एक्सपेंसेस का रिलेशन बिजनेस से है और आप भूल गए थे उसको लिखना, तो उसको आप अभी लिख सकते हो और उस पर आप लेस कर सकते हो, बट उसका रिलेशन बिजनेस से होना चाहिए। वैसे ही जो इनकम मैं जो आपको कल बता रहा था, जो मैंने क्या किया है, गलती से क्रेडिट साइड डाल दिया है, उसको इनकम दिखा दिया है, बट वो इनकम मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बट मैंने कहाँ दिखा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखा दिया है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, या जो भी मुझे लोन मैंने दिया है बैंक में जमा किया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किया, मुझे इसमें इंटरेस्ट मिला 1000 रुपीज़। तो मेरा काम जो है बैंक में पैसा जमा करके इंटरेस्ट कमाने का नहीं है, ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं हुआ है। ठीक है ना, बिजनेस इनकम क्या होगा, मैं नोटबुक बनाता हूँ, नोटबुक से रिलेटेड मेरा जो भी इनकम होगा वो मेरा बिजनेस इनकम है। तो 1000 रुपीज़ मैं अगर यहाँ पे दिखा दिया हूँ गलती से, तो गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है आप उसको क्या कर दो, हटा दो, उसको लेस कर दो। अगर मैं 1000 रुपीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मेरा प्रॉफिट 9500 हो जाएगा, और अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, और मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको अधिकार देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि वो इनकम को भी आप माइनस कर लो जो आपने गलती से वहाँ दिखा दिया है, वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक, तो ये है आपका ऐड होने वाली चीज़ें और लेस होने वाली चीज़ें, बेसिक फॉर्मेट। अब इसके बेस पे आपको समझना है कि आपको लिस्ट देखना है। क्या देखना है, लिस्ट, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, कौन से इनकम को मान लिया जाता है बिजनेस इनकम, कैसे इनकम को कैसे एक्सपेंसेस जो है बिजनेस एक्सपेंसेस है जिसको लेस आपको कर सकते हो बाद में, और कैसे इनकम बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं माने जाते। बट सबसे ज़्यादा लिस्ट आपकी इसकी रहेगी,
डिसअलाउड एक्सपेंसेस की। एक बार अनम्यूट करेंगे सभी। समझ में आया ये? क्लियर है? ठीक है ना। अभी अगर ये क्लियर है तो हम लिस्ट में देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस को ऐड करना वापस। ठीक, ओके ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिए रहेंगे। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अब इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा लॉन्ग वे में दिया, ये शॉर्ट वे में दिया था, अब इसमें और उसको आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या क्या चीज़ों को वापस से ऐड करोगे आप, है ना। तो सबसे पहले आप वही नेट प्रॉफिट लिख लोगे या नेट सरप्लस लिखोगे अगर आप प्रोफेशन का बना रहे हो तो। फिर आप ऐड करने वाले आइटम जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, जिसको आपने पहले ऐड कर लिया था नेट प्रॉफिट में लेस कर दिया था आपने, अब उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको वापस से ऐड करना पड़ता है, जिसको आप लेस करके रखे हो, नेट प्रॉफिट निकाल के रखे हो, इसको वापस से ऐड करने बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसको आपको समझते जाना है और इसको आपको रट लेना है, याद रखना है पूरे पॉइंट्स को, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, एनी टाइप ऑफ डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट, एनी टाइप ऑफ डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट एटसेट्रा विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। तो ऐसे आप कोई डोनेशन कर रहे हो, चंदा दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो और उसका रिलेशन बिजनेस से है ही नहीं, तो उसको आप लेस नहीं कर सकते, उसको वापस से ऐड करो आपने अगर लेस कर दिया तो। पर्सनल गिफ्ट, प्रेजेंट्स, हेल्प, किसी को पर्सनली आप दे रहे हो गिफ्ट, अगर प्रेजेंट अगर दे रहे हो या हेल्प कर रहे हो पैसे के रूप में, तो आपने स्वेच्छा से किया है, वो बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको अगर लेस करके रखे हो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में तो उसको ऐड करो वापस। देन इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये भी वापस से ऐड हो जाता है, याद रखना है आपको। शुरू के 3 पॉइंट, 3 पॉइंट करके याद रखेंगे आप, रट डालना है पूरा। एनी टाइप ऑफ डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, पर्सनल गिफ्ट, प्रेजेंट, हेल्प, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। देन नेक्स्ट 3 पे फोकस करेंगे, 3 करके फोकस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए जो भी प्रोविजन वगैरह होते हैं ना, मोस्टली जो प्रोविजन जहाँ पे लग गया शब्द, उसको आप लेस नहीं कर सकते, उसको वापस से ऐड करना होता है ना। तो ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रोविजन लग गया यहाँ पे, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी क्या करोगे, ऐड करोगे आप। पेनल्टी, फाइन, पेनल्टी और फाइन तो आपको भाई लगा है ना, वो आपके गलती पे लगा है, जरूरी नहीं है बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, बट पेनल्टी या फाइन दिया है तो क्या करोगे, उसको वापस से आप ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पेनल्टी या फाइन एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपने खुद अपने इंटरेस्ट पे अपना जो कैपिटल लगाए हो बिजनेस में, उस पर खुद आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो दैट इज़ नॉट योर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। सो इसको भी आप लेस करके रखे हो तो क्या करो, वापस से ऐड करो। 3 पॉइंट क्या हुए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। शुरू के 3 पॉइंट थे, एनी टाइप ऑफ डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, पर्सनल गिफ्ट, प्रेजेंट, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। देन नेक्स्ट 3 पे फोकस करते हैं, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, देखिए फिर से आ गया रिजर्व एंड प्रोविजन। तो ये शॉर्टकट है, रिजर्व, प्रोविजन, ये शब्द दिखता है आपको तो इसको आप ऐड कर दो उठा के सीधे, चाहे वो रिजर्व किसके लिए हो, डेप्रिशिएशन के लिए हो, बैड डेप्ट के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसको उठा के आप क्या कर देना, वापस से ऐड कर देना। ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये खुद के लिए किए हो, बिजनेस के किसी आइटम का आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, खुद का इंश्योरेंस कराया हो, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज़ काइंड ऑफ ड्राइंग, एक ड्राइंग की तरह है ये।
तो इसको भी आपको लेस करके रखे हो तो वापस ऐड करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड बैक इट। तो 7वां पॉइंट था एनी टाइप ऑफ रिजर्व प्रोविजन, चाहे वो डेप्रिशिएशन पे हो, बैड डेट पे हो, ऊपर देखे थे आप टैक्सेशन पे था, ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। 9 नंबर है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल शब्द लग गया, बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, ये भी घरेलू खर्चे हो गए, बिजनेस रिलेटेड है नहीं। ड्राइंग, खुद के लिए पैसे निकाल रहे हो बिजनेस से या सामान निकाल रहे हो व्हाटएवर। और एक्सपेंसेस ऑन रिलेटिव्स, जो मैं आपको एग्जांपल अभी ऊपर दे रहा था ना, रिलेटिव को सैलरी दे दी है आप उठा के, रिलेटिव तो आपका कर्मचारी है ही नहीं, और आप दिखा रहे हो कि आपका खर्चा हो गया, तो उसको नहीं मानता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई इसको वापस ऐड करो, ये सब चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, तीनों को आप याद रखोगे एक साथ। एनी टाइप ऑफ रिजर्व प्रोविजन, ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सब पूरा ड्राइंग का ही पार्ट है। पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑन लाइफ इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन रिलेटिव, और ड्राइंग अलग से भी लिखा है। तो आई होप ये शुरू के 9 पॉइंट अभी आपको क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, पूरे याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, क्योंकि फॉर्मेट यही है, बस फॉर्मेट में उठा के सवाल में दिया रहेगा, हमको डालते जाना है। फिर 10 नंबर बोलता है सैलरी विड्रॉन बाय ऑनर। मालिक खुद की सैलरी उठाता है, उसको भी हम नहीं मानेंगे एक्सपेंसेस। एनी टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल लॉस, कैपिटल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो आपने खुद लगाया है उसको भी एक्सपेंसेस नहीं माना जाता इनकम टैक्स के हिसाब से। स्पेक्यूलेशन लॉस, स्पेक्यूलेशन लॉस क्या होता है, आपने जैसे मान लो कुछ लॉटरी वॉटरी खरीद ली थी और आपको लॉटरी खरीदने से आपको लग रहा था कि पैसा कमाई हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, उल्टा आपका क्या हो गया, जो जिस पैसे से आपने लॉटरी खरीदा था या कहीं पे आपने पैसे लगाए थे, जुआ हुआ जो भी होता है, या कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे आपने पैसे लगा दिए और उससे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा और बिजनेस में उसको आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेस नहीं कर सकते। तो वापस को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। तो ये 3 पॉइंट क्या है आपके, सैलरी विड्रॉन बाय ऑनर, एनी टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, ये कैपिटल वाले चीज़ें याद रखो, एंड स्पेक्यूलेशन लॉस। देन विल फोकस ऑन नेक्स्ट 3 पॉइंट 13, 14 एंड 15। सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। अब ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप कुछ सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो ये बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है। फिर परचेस और एक्वायरिंग कॉस्ट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, टेक्निकल नॉलेज, हाउ इज डिस अलाउड बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बट 25% डेप्रिशिएशन विल बी अलाउड। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखोगे आप। कुछ आप पेटेंट ले रहे हो, कॉपीराइट करा रहे हो, ठीक है, बट तो ये क्या है, डिस अलाउड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, मगर इसका 25% तक जो डेप्रिशिएशन है वो अलाउड होता है अलग से। ये जब बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। 15 नंबर बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जो बेसिकली डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है ना, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ये क्या होता है, ये खर्चा आप एक बार करते हो और उसका रिटर्न अगले कुछ सालों तक मिलता है आपको, दैट इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट करते समय हमने कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा एक बार में दे दिया कहीं पे, अब वो 5 साल तक क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए करेगा। मैंने 5 लाख रुपए दिया, हर साल वो कितना राइट ऑफ हो रहा है, 1 लाख रुपीज़। 5 सालों तक 1 लाख रुपीज़ करके वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या करेगी, मेरा प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते रहेगी। तो ये मेरा एक बार में मैंने शुरुआत में खर्चा किया, बट उसका जो है 5 सालों तक मुझे रिटर्न मिलना है। तो उसी तरीके से यहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ तक अलाउ करती है, शुरू के 5 इंस्टॉलमेंट के 4/5 पोर्शन तक ही अलाउ करेगी, और उसके बाद जो है
जो होल अमाउंट है वो क्या होगा, डिसअलाउड होगा। तो आपको अभी इतना ही याद रखना है इसमें कि शुरू के 5 इंस्टॉलमेंट तक जो आप खर्च कर रहे हो वही अलाउ होगा, उसको आप लेस करते हो नेट प्रॉफिट में, लेकिन 5 सालों के बाद 5 इंस्टॉलमेंट का 4/5 पोर्शन है ना, जैसे मान लो 100 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट बन रहा है खर्चे का, तो उसका 4/5 पोर्शन कितना होगा, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ तक आप लेस कर सकते हो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, वो भी 5 इंस्टॉलमेंट तक बस, और उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद पूरा का पूरा डिसअलाउड होगा, और आप लेस करके रखे तो वापस उसको ऐड आपको करना पड़ेगा। ये भी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो 14 एंड 15 पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है अच्छे से। 13 पॉइंट था सब्सक्रिप्शन और एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट में जाते हैं, 16, 17 एंड 18। वॉलेंटरली पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ और हिज रिलेटिव्स। देखिए फिर आप वही एम्प्लॉय के रिलेटिव अगर को पेमेंट कर रहे हो अलाउ नहीं होगा, ऐड कर दोगे वापस। एक्सेस डेप्रिसिएशन, 100 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना था, आपने 120 रुपये लगा दिया, तो एक्सेस कितना लगाया है, 20 रुपये ज़्यादा लगाया है, तो 20 रुपये को वापस ऐड करो। आप काहे को 120 रुपये घटा रहे हो, 100 रुपये घटना चाहिए, तो 120 रुपये घटा रहे हो, 20 रुपये ज़्यादा आप घटा दिए हो, लेस कर दिए हो, तो प्रॉफिट 20 रुपये से कम दिखाएगा नेट प्रॉफिट, तो वापस से 20 रुपये को ऐड करो। उसी तरीके से म्यूनिसिपल टैक्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब भी लेट आउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर किससे रिलेटेड है, जो उधारी सॉरी जो आपने किराए पे दिया हुआ है, ये बिजनेस से रिलेटेड तो हुआ नहीं, ये तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, तो इसको भी आप लेस नहीं कर सकते, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए एचपी चैप्टर अलग से पढ़े आप लोग। फिर 19, 20, 21 कैश पेमेंट मोर देन 10,000 फॉर एनी बिजनेस एक्सपेंडिचर इन अ डे, 100% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउड। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कैश पेमेंट अगर आप 10,000 से ज़्यादा का करते हो एक दिन में, तो जितना ज़्यादा किए हो, मान लो 10,000 के बाद मैंने 11,000 पेमेंट कर दिया, मतलब 1,000 रुपये मैंने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, वो टोटली क्या होगा, डिसअलाउड होगा। ठीक। फिर बुक फॉर प्रोफेशन, बुक फॉर प्रोफेशन नॉट एनुअली पब्लिश्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड बट डेप्रिसिएशन 60% विल बी अलाउड। बस इसको आप इतना याद रखो, जो प्रोफेशन में है व्यक्ति वो बुक लिखते हैं, और बुक जो है उनका पब्लिश होता है हर साल, और उस पर खर्चे जो होते हैं वो अलाउ नहीं होगा, लेकिन 60% जो डेप्रिसिएशन लग रहा है बुक पे वो अलाउ होगा। ठीक। तो ये भी पॉइंट अभी आपको बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। एनी अदर आइटम विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, अब ये एक बार में बोल दिया कि और इसके अलावा कुछ रह गया हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको भी आप क्या कर दोगे, वापस ऐड कर दोगे। 22 नंबर बोलता है एनी इनकम विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आगे आएगा, अभी इसका काम नहीं है ना, ये 22 गलती से लिख दिया है, ये हेडिंग है, ये दिस इज योर हेडिंग। अभी इनकम की बात में आ रहे हैं, ये कोई 22 नंबर पॉइंट नहीं है, ये अलग से हेडिंग है, इट इज़ योर हेडिंग। ठीक। तो 21 तक यहाँ पे पॉइंट है, 3-3 करके हमने सबको समझा है। आप लोग को इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, इसको आप लोग को मैंने समझा दिया है, इसको आप लोग को याद कर डालना है, रट डालना है पूरा अच्छे से। तो अब फिर से हम शॉर्ट वाले फॉर्मेट में आते हैं। शॉर्ट वाले फॉर्मेट में ये देखिए, ये वाला पॉइंट पूरा कवर अप हो गया, डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो सेकेंड आता है दैट इज डिम्ड इनकम विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। इसके बारे में दिया है क्या, वैसे इसमें देने लायक ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो इसमें केवल उसको वापस से बस लिख दिया है पॉइंट बी को, कि कोई इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो हम लोग लिखना भूल गए हैं, उसको हम लोग क्रेडिट साइड डाल देंगे। बिजनेस से रिलेटेड इनकम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉपी को बेचा मैंने, नोटबुक को रद्दी वाला, तो उससे जो इनकम हुआ उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक। इसमें और ज़्यादा लिस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा लिस्ट ऑफ आइटम यहीं पे होता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस में। इसके बाद फिर आपको समझाया क्या है, ये वाला पॉइंट
allowed expenses and allowances which are not debited to profit or loss account wholly or partly डिडक्टेड कर दोगे, उसको लेस कर दोगे। अभी जो चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड है जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लेस नहीं किया है, नहीं डाला है, वो आपको इजाज़त देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ठीक है जो खर्चा आप भूल गए हो लिखने के लिए उसको आप लिख लो, उसको लेस कर लो, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और जो हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो देखिए डिडक्ट सच एक्सपेंसेस, अब डिडक्शन वाली बात आ रही है, लेस करने वाली, ऊपर ऐड होने वाली चीज़ें थी, अब लेस होने वाली चीज़ें हैं। डिडक्ट सच एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट रिकॉर्डेड और लेस अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा। तो ये देखिए यही बात कर रहे हैं, लेस करने के लिए आ रहा है अपने को अलाउड एक्सपेंसेस। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस जो अलाउड हैं। तो बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 ही 3 हैं, जैसे अलाउड डेप्रिसिएशन, अलाउड बैड डेप्ट, ड्यू बोनस टू एम्प्लॉयज़। तो इस सवाल में दिया रहेगा अलाउड एंड जो बोनस आप एम्प्लॉय को दे रहे हो कि एम्प्लॉय तो आपके बिजनेस में काम कर रहा है ना, उसको लेस कर दोगे। अब देखिए अलाउड डेप्रिसिएशन जो है लिखा है ना, इसका एक अलग से हम लोग चार्ट पढ़ेंगे, अलग से एक चार्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेप्रिसिएशन अलाउ होते हैं जिसको आप बिजनेस एक्सपेंसेस मानते हुए लेस कर सकते हो और कितना % उसमें डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, जो आगे आएगा हमारा। अभी बस इतना याद रखो कि डेप्रिसिएशन भी 2 टाइप का होता है, एक डिसअलाउड डेप्रिसिएशन जिसको आप लेस नहीं कर सकते और एक अलाउड डेप्रिसिएशन जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि इसको आप लेस कर सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से डेप्रिसिएशन है जो अलाउड हैं, किन किन चीज़ों पे अलाउड है, वो आगे देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप बस याद रखिए अलाउड डेप्रिसिएशन लेस कर लोगे, अलाउड बैड डेप्ट सवाल में बोले रहेगा इतना हम लोग अलाउ करते हैं, उसको आप लेस कर लेना, एंड ड्यू बोनस टू एम्प्लॉयज भी लेस कर लोगे। अब आता है लास्ट स्टेप, 4th स्टेप, पॉइंट ई, पॉइंट ए में यहाँ पे नेट प्रॉफिट को रखा था। वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं था मगर हमने उसको क्रेडिट में डाल दिया था, मैंने एग्जांपल दिया था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बिजनेस से इनकम नहीं हुआ था लेकिन इनकम में दिखा दिए थे, तो उसको लेस करने का अधिकार हमको देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे कौन कौन से इनकम है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन कौन से इनकम है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस रेंट में देने का नहीं है प्रॉपर्टी को, बट वहाँ से इनकम हुआ है मुझे, मैंने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड डाल दिया था तो मैं उसको हटा दूंगा, उसको लेस कर दूंगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 10 मिनट्स टू गो। कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे ऐड कर देते हैं वैसे ही कैपिटल रिसिप्ट लेस कर देंगे। पर्सनल गिफ्ट हमको मिला है कहीं से, इनकम हुआ है, उसको हमने इनकम साइड दिखा दिया था बल्कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कैपिटल गेन अलग हेड है इनकम का, ये भी कोई हमारा बिजनेस इनकम नहीं होता, ये प्रॉपर्टी बेचने से, एसेट्स बेचने से होता है। तो इसको भी अगर हमने प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट साइड दिखा दिया है गलती से तो उसको लेस कर देंगे वापस से, और एनी अदर इनकम जिसको हमने वहाँ पे दिखा दिया था उसको भी लेस कर देंगे, ठीक है। और फाइनली ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले आप लिखिए फॉर्मेट में, नेट प्रॉफिट में ये ऐड होने वाली चीज़ों को पूरा ऐड कर दोगे, देन फाइनली ये लेस होने वाली चीज़ों को 3rd एंड 4th स्टेप में जो चीज़ें लेस हो रही हैं उनको लेस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन से आपका इनकम निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मेट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का। आई होप कि फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके सवाल चालू कर सकते हैं, बस एक चीज़ और है कि डेप्रिसिएशन रेट हमको देखना है किस पे कितना लगना है, इसको भी आपको याद करना है। तो टाइम थोड़ा बचा है, भी जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर कल से हम इससे क्वेश्चन चालू कर देंगे, ठीक है। आज आप लोग फॉर्मेट समझ लिए हो, आज आप लोगों को फॉर्मेट को रिवाइज करना है। तो देखिए डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, एसेट्स एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन हैव बीन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग इज। ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब एसेट्स का एक ब्लॉक बना दिया गया है, केवल उतने ही एसेट्स पे
डेप्रिसिएशन को अलाउ किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेस करने के लिए, जिसमें पहला है बिल्डिंग। बिल्डिंग पे क्या है, बिल्डिंग के अंदर कुछ चीज़ों को डाला है, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, गोडाउन की बिल्डिंग, शोरूम, इन सब में 10% तक आपको डेप्रिसिएशन अलाउ रहेगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे एम्प्लॉयज़ के, आपने एम्प्लॉय को रेसिडेंस के रूप में घर दिया हुआ है तो उस बिल्डिंग पे अलाउ करेंगे 5% डेप्रिसिएशन। ये सब आपको याद रखना है। फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन जो आपके ऑफिस से रिलेटेड है उसमें 10%, जो आपने रेसिडेंट के रूप में एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है उस पर 5% तक ही डेप्रिसिएशन निकाल के डेबिट साइड डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और लेस करेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप लगा के रखे हो तो वो डिसअलाउड होगा, याद रखना। बिल्डिंग यूज्ड एज होटल, बोर्डिंग हाउस, बिल्डिंग जिसको आप होटल और बोर्डिंग हाउस के रूप में यूज़ कर रहे हो उसमें 10% है। और टेम्पररी इरेक्शन, मतलब जो खेती वेती आप सिंचाई के लिए यूज़ करते हो या शायद उसी के लिए है ये, इस पर 100% है। तो केवल आपको यहाँ पे चार्ट को एक बार रीड करना है, क्वेश्चन बनाते समय आप यहाँ आके देख सकते हो और बनाते बनाते सब जो रेट जो है वो याद हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता ये, ठीक है। एक एक बार बस इसको देख लो, फिर क्वेश्चन बनाते बनाते चीज़ें याद हो जाती है अच्छे से। याद तो बहुत सारी चीज़ें अभी हो जाएगी और बाकी चीज़ें बाद में याद हो जाती है। फर्नीचर और फिटिंग पे इसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 10%, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जनरल प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, मोटर कार पे 15% है, बस, ट्रक और टैक्सीज पे 30% है, अदर व्हीकल जैसे स्कूटर, छोटी वाली गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल अगर पे 15% है। देखिए बड़ी गाड़ी पे 30% है और छोटी गाड़ियों पे हो गया 15%। जहाज पे, शिप पे कितना है 20%। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे है पूरा 100%। क्यों 100%? क्योंकि ये पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है तो इसको बढ़ावा देने के लिए पूरा का पूरा आपको अलाउ कर दिया जाता है कि इसको आप लेस कर लो। कंप्यूटर पे 60%, अदर मशीनरी एंड प्लांट पे 15%। मशीनरी और प्लांट पे यहाँ शुरू में भी 15% था, लास्ट में भी 15% है। बुक के बारे में ऊपर में आपने देखा, जो एनुअल पब्लिकेशन होता है ना उस पर 100% मिलता है। जो साल में एक बार पब्लिकेशन होता है बुक का, उसका पूरा 100% डेप्रिसिएशन लगता है। और अदर बुक जो एनुअली पब्लिकेशन नहीं होते उस पर 60% लगता है। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे जिनको आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, पेटेंट है, कॉपीराइट है, टेक्निकल नॉलेज है, सब पे क्या लगता है 25% लगता है। तो ये चार्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बोले हैं, डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, मीन्स आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाओगे। जो डेप्रिसिएशन का होता है वो दो मेथड होते हैं, आप पढ़े हो, फ्यूड इंस्टॉलमेंट एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। तो आपको यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इफ द एसेट्स हैज बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज बीइंग यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीवियस ईयर आपने लिया एसेट्स को और 180 दिन से कम यूज हुआ है तो उस पर आप केवल हाफ डेप्रिसिएशन लगाओगे। हाफ डेप्रिसिएशन ही क्या होगा, अलाउड होगा। काउंट कर लेना कितने दिन यूज हो रहा है। फिर इफ द बैलेंस ऑफ द ब्लॉक इज नील ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इवन इफ द प्रॉपर्टी वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर सम पीरियड। ये ब्लॉक में पूरे एसेट्स आ गए, अगर ये ब्लैंक रहता है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, ये रेट्स को आपको अच्छे से याद रखना है और यहाँ पे 180 डेज वाला नियम जो है इसको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया है। आज आप लोगों को घर में क्या लर्न करना है, ऊपर फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेना है, समझा मैंने दिया है। और ये जो रेट है उसको एक बार और देख लेना, वैसे ये काफ़ी सारे अभी याद हो गए होंगे, बाकी एक बार और देखोगे तो याद हो जाएगा और सवाल बनाते बनाते और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक बार अनम्यूट कर लें सभी। क्लियर है सबको? फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है। तो आज लर्न करना, कल से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज क्लास ओवर करें आज की। ओके ठीक, थैंक यू भाई, ठीक ठीक, बाय बाय सभी को।